साथियों नमस्कार। आज हम लोग नीति शास्त्र के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। इन आयामों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें शाखा के आधार पर और दूसरा विचारधारा के आधार पर विभाजित करेंगे। शाखा के आधार पर विभाजित करते हैं तो इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला मानकीय नीतिशास्त्र, दूसरा अधिनीति शास्त्र और तीसरा व्यवहारिक नीतिशास्त्र। वास्तव में मानकीय नीतिशास्त्र इन उपर्युक्त तीनों शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। यह नैतिक निर्णय लेने में नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। यह नीतिशास्त्र मनुष्य को यह क्या किया जाना चाहिए का निर्देशन करता है, अर्थात हमें दूसरों के लिए वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए करे। यह पंक्ति इस नीतिशास्त्र की आधारशिला है। अध्ययन की सुविधा के लिए मानकीय नीतिशास्त्र को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नियमवाद, इसे परिणाम निरपेक्षवाद भी कहते हैं। दूसरा प्रयोजनवाद, इसे परिणाम सापेक्ष नीतिशास्त्र भी कह सकते हैं। और तीसरा सद्गुण नीतिशास्त्र। प्रथम अर्थात नियमवादी नीतिशास्त्र की यह मान्यता है कि किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने का निर्णय केवल नैतिक नियमों के आधार पर होना चाहिए, अर्थात समाज के सभी नैतिक नियम जैसे भाई और बहन के बीच में विवाह का न होना इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नियमवादी नीतिशास्त्र का समर्थन कांट के नैतिक विचार, गीता का निष्काम कर्म और अंतःप्रज्ञावाद में मिलता है। जैसा कि महान विचारक कांट महोदय कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम या फल पर विचार किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम या फल के बारे में सोचना भी उन्हें अनैतिक प्रतीत होता है। श्रीमद् भगवद गीता का निष्काम कर्म भी मनुष्य को स्वधर्म के अनुसार कर्म करने को प्रेरित करती है। हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि इस कर्म का फल क्या मिलेगा। अंतःप्रज्ञावाद भी मनुष्य को अपनी अंतरात्मा के अनुसार कुछ निश्चित नैतिक नियमों के आधार पर कर्म करने को प्रेरित करता है। साथियों, अब हम लोग प्रयोजनवाद को भी समझेंगे, जिसे परिणाम सापेक्ष नीतिशास्त्र भी कहा जा सकता है, अर्थात मनुष्य के किसी कार्य के नैतिक और अनैतिक होने का निर्णय परिणाम अर्थात उस कर्म का फल तय करता है। इस विचारधारा की पुष्टि के लिए 5 सिद्धांत देखे जा सकते हैं: स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावाद, विकासवाद, पूर्णतावाद। स्वार्थवाद के अनुसार अधिकतम स्वार्थ किस कार्य में है, इस बात पर जोर देता है। सुखवाद के अनुसार जिस कार्य में अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। यहाँ पर प्राप्त किया गया सुख व्यक्तिगत सुख होता है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तिगत सुख हो, इस बात पर जोर देता है। उपयोगितावाद के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की कामना से किया गया कर्म हमें करना चाहिए। यहाँ पर अनेक लोगों के सुखों का हित देखा जाता है। जब बात विकासवादी सिद्धांत की हम करते हैं तो वास्तव में नैतिक सिद्धांतों में भी संघर्ष चलता रहता है। उनमें भी कुछ श्रेष्ठ और कुछ और भी श्रेष्ठ होते हैं, और यही नैतिक नियमों की श्रेष्ठता समाज के विकास की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और यही नैतिक नियमों की श्रेष्ठता का संघर्ष जब आंतरिक होता है, अर्थात अपने भीतर होता है, तो पूर्णतावादी सिद्धांत का रूप ले लेता है। साथियों, अब हम लोग सद्गुण नीतिशास्त्र की चर्चा करेंगे। यह मान्यता इस बात पर आधारित है कि कोई सद्गुण व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कार्यों में और अपने निर्णयों में किन किन बातों पर जोर देता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सत्यवादी है या ईमानदार है तो वह हर परिस्थिति में अपना यह स्वभाव नहीं छोड़ेगा। महान विचारक प्लेटो विवेक, साहस, संयम और न्याय, इन 4 गुणों के संवर्धन से नैतिक और शुभ जीवन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा मानते थे। सुकरात तो ज्ञान को ही सद्गुण मानते थे, और पश्चिमी दुनिया के महान विचारक अरस्तु
जिन्होंने नीति शास्त्र पर प्रथम पुस्तक लिखी थी। इनका गोल्डन मीन का सिद्धांत सद्गुण सिद्धांत की पुष्टि करता है। इनके अनुसार व्यक्ति को शुभ और अशुभ के अतिरेक से बचना चाहिए, अर्थात ना ही अधिकतम शुभ हो और ना ही अधिकतम अशुभ हो। हमें इन दोनों से ही बचना चाहिए। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने मानकीय नीति शास्त्र पर चर्चा कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग अधिनीति शास्त्र पर संक्षेप में अध्ययन करने के पश्चात व्यवहारिक नीति शास्त्र पर अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत चिकित्सा नीति शास्त्र, पर्यावरण नीति शास्त्र, पत्रकारिता नीति शास्त्र, राजनीतिक नीति शास्त्र, खेल नैतिकता और व्यापार नैतिकता पर विधिवत अध्ययन करेंगे। साथियों, नमस्कार।